फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास और आलोचना दृष्टि। विषय अपने आप में ही बहुत बड़ा है, फिर भी उसके जो कुछ ऐसे प्रश्न जो सामान्य तौर पर हम लोगों की बहुत सारी समस्याओं को समझने में मदद कर सकते हैं। उसमें साहित्य के सवाल हो सकते हैं, उसमें संस्कृति के सवाल भी हो सकते हैं, उसमें समाज के सवाल हो सकते हैं। उनमें से कुछ चीजों को हम लोग इस बातचीत में आपके सामने रखेंगे। हजारी ने बहुत बड़े स्केल पर बहुत अधिक लिखा है। उन्होंने आलोचना पर लिखा है, उन्होंने भारतीय समाज पर लिखा है, उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं। विद्यार्थियों का एक ही रुचि रहती है, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, पाठ्यक्रम। अच्छा, मैं जब पढ़ाता था तब भी मैं पाठ्यक्रम में मेरी रुचि कम होती थी। पाठ्यक्रम से बाहर विद्यार्थी जाए, फिर पढ़े, फिर पाठ्यक्रम में लौट के आए, मेरी यही पद्धति रही है। जो लोग पढ़े हैं मुझसे वो लोग जानते हैं मेरे रवैये को। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली नौकरी शांति निकेतन में लगी, और शांति निकेतन में जब उनकी नौकरी लगी तो उनके सामने ये गंभीर समस्या थी कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उन्हें कैसे हिंदी पढ़ाई जाए और क्या पढ़ाया जाए। प्रसाद द्विवेदी की जिस समय वहां नौकरी लगी थी उस समय कोई हिंदी के पठन पाठन का कोई ढांचा उपलब्ध नहीं था, वो ढांचा बनाना पड़ता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तरीके से ये ढांचा बनाया, और उस ढांचे को बनाने में हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण के निर्माण में शांति निकेतन और रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण का बहुत बड़ा योगदान है। रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण की विशेषता यह थी कि वह हर चीज को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते थे, और इस नजरिए का हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण पर गहरा असर पड़ा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका को लिखते समय उन्होंने इस भारतीय परिप्रेक्ष्य को केंद्र में रख के हिंदी साहित्य पर विचार करने का अनुरोध किया। उनकी उस पुस्तक में, जो कि एमए के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी, जो चीज मुझे सबसे मार्के की लगी, अपील करती है मुझे, वो ये कि हिंदी साहित्य को भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस नजरिए के सामने आने के पहले तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास था और उनकी इतिहास दृष्टि थी, जिसमें मैं एक दिन बात कर चुका हूं आपसे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषी क्षेत्र और उसमें बोली जाने वाली बोलियों और भाषाओं के साहित्य के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास और उसकी समस्याओं को देखते थे, और इसी रूप में उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे रखा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उससे एक कदम आगे जाते हैं, और वे इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदी के साहित्य को, हिंदी के इतिहास को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में न देख के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और वो ही भारतीय परिप्रेक्ष्य हो सकता है। और ये चीज, भारतीय परिप्रेक्ष्य को बहस के केंद्र में लाया जाए साहित्य की समस्याओं पर विचार करते समय, ये चीज मेरे ख्याल में एक नई चीज थी, और इसने हिंदी के साहित्य को, हिंदी की आलोचना को, हिंदी के लेखकों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस समय ये हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, उस समय प्रगतिशील लेखक संघ का जन्म हो चुका था, प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी,
और प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत के साथ साथ जो चीज सामने आ रही थी वो ये थी कि प्रगतिशील जो लेखक थे वे साहित्य के सवालों पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे थे। तो इस दृष्टि से भी वे अपने कंटेम्पररी जो साहित्य आंदोलन है उसके साथ में अपना एक सुसंगत रिश्ता बनाने में सफल रहे। उसका एक परिणाम यह भी निकला कि हिंदी साहित्य की आलोचना में आचार्य शुक्ल के इतिहास के आने के बाद आचार्य शुक्ल साहित्य की समस्याओं को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। और इसका असर पड़ा कालांतर में भक्ति काल पर जो भी विचार हुआ, भक्ति आंदोलन पर जो भी विचार हुआ, वो विचार भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुआ कि दक्षिण में कैसे भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। नवजागरण पर जो भी बहस चली वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चली। प्रगतिशील आंदोलन पर जो भी बहस चली वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चली। यहां तक कि दलित साहित्य और स्त्री साहित्य पर जो बहस वर्तमान में चल रही है उसमें भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्र में है। इसलिए यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी कि हिंदी की आलोचना ने, हिंदी के लेखकों ने उनके इस नजरिए का व्यवहार में स्वागत किया और पालन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एकदम भिन्न पद्धति अपनाई थी, जिसकी वजह से नामवर जी ने दूसरी परंपरा उसे कहा था। शुक्ल जी की परंपरा से भिन्न परंपरा के रूप में उसका उस पूरे हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? वो डायलेक्टिकल है। वो कहते हैं कि ये जो हिंदी साहित्य में जो कुछ घट रहा है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और इस डायलेक्टिकल पद्धति को वे फिर दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं और वे सवाल आज भी बहुत रिलेवेंट हैं। संयोग की बात है कि उन दोनों सवालों पर हिंदी के आलोचना ने, हिंदी के लेखकों ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। यहां तक कि अन्य भाषा के लोगों ने भी उस पर विचार नहीं किया है। उस पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो दो प्रश्न उठाए, उनका ये दो प्रश्न विचारणीय है। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है हिंदी भाषी जन समुदाय का सोच। और दूसरा प्रश्न है हिंदी के प्रति नकारात्मक रुख। ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन दो प्रश्नों का अगर आप गंभीरता से विश्लेषण कर लें तो हिंदुस्तान की बहुत सारी सांस्कृतिक साहित्यिक समस्याओं के समाधान में आपको मदद मिलेगी। संयोग की बात यह है कि हिंदी भाषी जन समुदाय के विश्लेषण को लेकर हमारे बीच में कोई रिसर्च नहीं है। हिंदी की आलोचना में कोई बहस नहीं है। एकमात्र अकेले ढंग से रामविलास शर्मा इस बात को लिखते रहे, लेकिन बाकी किसी ने नहीं लिखा। यह बात दूसरी थी कि उस पर दूसरे ढंग से बातचीत हुई। हिंदी भाषी जन समुदाय का सोच क्या है? हम ये तो जानते हैं बंगाली जाति कैसे सोचती है, हम ये भी जानते हैं मराठी जाति कैसे सोचती है, लेकिन हिंदी जाति कैसे सोचती है, उसके सोच का स्तर क्या है, उसकी तमाम जटिलताएं क्या हैं, इनके बारे में कोई बहस हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं चली। हिंदी भाषी क्षेत्र में जो सारी की सारी जो डिबेट चली है वो कृति केंद्रित है, लेखक केंद्रित है, लेकिन हिंदी भाषी जनता का सोच उसकी आलोचना के केंद्र में नहीं है।
हिंदी भाषी समुदाय कैसे सोचता है, इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? हिंदी भाषी जन समुदाय कैसे सोचता है, इसकी जानकारी आपको हिंदी के साहित्य से। ये बहुत गंभीर चीज है। ये बंगला के लोग, मराठी के लोग जो विकसित माने जाते हैं, तमिल के लोग, तेलुगु के लोग, मलयालम के लोग, ये विकसित नेशनलिटीज है, यहां बहुत ही विकसित साहित्य है। ये अपने यहां के साहित्य के मूल्यांकन के लिए, साहित्य के स्तर के सोच के मूल्यांकन के लिए, अपनी जनता के सोच के मूल्यांकन के लिए हिंदी साहित्य को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। हम नवजागरण के बारे में बात करते समय बंगला के साहित्य का इस्तेमाल करते हैं। हम मराठी में जो नवजागरण संबंधी परंपराएं और प्रक्रियाएं रही हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि हम भक्ति आंदोलन के संदर्भ में दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन की धारा थी, उसने क्या पैदा किया और किस तरह के मूल्य सृजित किए, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हिंदी भाषी जनता के सोच को प्रतिबिंबित करने वाले हिंदी साहित्य के संदर्भ का मराठी में, बंगला में और दूसरे साहित्य के लोग या आलोचक इस्तेमाल करते हैं? मेरी नजर से नहीं गुजरा। हिंदुस्तान कैसे सोचता है, यह पता चलेगा आपको कि हिंदी वाले कैसे सोचते हैं। हम दिमाग से निकाल दें कि बंगला कैसे सोचता है और मराठी कैसे सोचता है। क्योंकि हिंदुस्तान के सोच के निर्धारण का आधार दूर दूर तक, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में पिछड़ापन है, सांस्कृतिक डिक्लाइन है, तो पूरे हिंदुस्तान में सांस्कृतिक डिक्लाइन आएगा। बंगला में बहुत सांस्कृतिक उन्नयन था, हिंदी बहुत पीछे थी, हिंदी भाषी जनता बहुत पीछे थी। आज क्या स्थिति है बंगला की? बंगाली समाज की क्या स्थिति है? बंगला समाज और बंगाली समाज के सोच में और हिंदी भाषी समाज के सोच में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि यह प्रश्न जो हजायूसा द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक में उठाया था, वो प्रश्न आज भी रिलेवेंट है कि हमें हिंदी भाषी समाज के सोच का मूल्यांकन करना चाहिए। हिंदी भाषी समाज कैसे सोचता है, उसके लिए उन्होंने हिंदी साहित्य को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया कि वहां उस सोच का प्रतिबिंबन होता है। अगर आप हिंदी समाज को और हिंदी साहित्य को नहीं समझते और इसके रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते मूल्यांकन के लिए, तो जिसे आप इंडियननेस कहते हैं ना, भारतीयता, हजायूसा द्विवेदी ने लिखा कि भारतीयता की विचारधारा के लिए यह घातक सिद्ध होगा हिंदी साहित्य के और हिंदी के जनता के सोच की उपेक्षा करना, जो कि आज दिखाई दे रहा है। पहली चीज, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजें देखी जाएं। दूसरी चीज, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करते समय हिंदी भाषी जनता के सोच का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसका आधार होगा हिंदी साहित्य, उसका रेफरेंस पॉइंट होगा हिंदी साहित्य। जब अब उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कही तो उन्होंने हिंदू जाति से और हिंदी जाति से, इन दोनों से जोड़ने के दृष्टिकोण का सख्त विरोध किया।
तो जब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करते हैं तो वो उसे हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर हिंदी जाति बनाने की, नेशनलिटी, जो कि रामविलास शर्मा ने की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने दृष्टिकोण में इन दोनों ही चीजों का निषेध किया कि इनसे बचना चाहिए। सवाल यह है कि हिंदी साहित्य का अन्य भाषाओं के साहित्य के साथ में आदान प्रदान है या नहीं है। 70 साल हो गए डेमोक्रेसी का विकास हुए, कंपैरेटिव लिटरेचर का भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समायोजन किए कई दशक गुजर गए। लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर हिंदी साहित्य मेजर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। मेजर रेफरेंस पॉइंट अभी भी 3 भाषाएं जिनका बहुत मेजर रेफरेंस पॉइंट है अभी भी, वो बांग्ला है, वो मराठी है, वो तमिल है। तो नया जो रेफरेंस पॉइंट बनेगा जिस पर भारतीय साहित्य और भारतीय विचारधारा, इंडियननेस, वो किसके आधार पर बनेगा? भाषी जनता के सोच के आधार पर, उसके मूल्यांकन के आधार पर। हिंदी जगत में जो अनेक चीजों में डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन क्यों है, इसके कारण क्या हैं? तमाम किस्म के क्षेत्रों में, संस्कृति, राजनीति, धर्म, दर्शन, तमाम क्षेत्रों में एक सिरे से जो डिक्लाइन है, इस डिक्लाइन के कारण क्या है? इन कारणों की जब तक आप खोज नहीं करते, आप भारतीयता का परिप्रेक्ष्य नहीं बना सकते। भारतीयता का परिप्रेक्ष्य आप तमिल या तेलुगु के आधार पर नहीं बना सकते। भारतीयता का परिप्रेक्ष्य आप मध्यकाल के आधार पर भी नहीं बना सकते। भारतीयता का परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए हिंदी भाषी समाज के सोच को जानना, उसका मूल्यांकन करके उसकी बारीकियों को सामने लाना बेहद जरूरी है। दूसरी एक अन्य चीज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे हम लोग ये तो जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लेखन आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखन के रेफरेंस में, संदर्भ में सबसे बड़ी भूमिका है प्रिंट टेक्नोलॉजी की और उसके संदर्भ की। प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपनी आलोचना का और अपनी इतिहास दृष्टि का विकास नहीं करते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के, दृश्य माध्यमों के संदर्भ में अपनी आलोचना और इतिहास दृष्टि का विकास करते हैं। आचार्य शुक्ल के यहां इतिहास लिखते समय नेशनलिज्म उनके केंद्र में था, राष्ट्रवाद उनकी चिंता के केंद्र में था, ओरिएंटलिज्म की आलोचना करना उनके केंद्र में था। उनके यहां नेशनलिज्म की और प्राच्यवाद की, दोनों की स्थितियों के बारे में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस चीज पर जोर दिया वो था कि रचना में, साहित्य के दृष्टिकोण में मानवतावाद और साम्राज्यवाद विरोध, मानवतावाद और साम्राज्यवाद विरोध जितना मुखर रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि में व्यक्त हुआ है, इतना मुखर रूप में वो
शुक्ल जी के यहां नहीं मिलता। शुक्ल जी ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने साफ लिखा कि इस इतिहास का आधार शिक्षित जन है। वो साहित्य की जो उन्होंने धारणा बनाई वो शिक्षित जन के आधार पर बनाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही को आधार बना के अपने साहित्य की धारणा बनाई और अपने इतिहास दृष्टि बनाई। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं वे जानते हैं आचार्य शुक्ल के यहां काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहां काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वह इतिहास की अखंड धारा का वर्णन करते हैं, वहां काल विभाजन नहीं है। जो दूसरी परंपरा जिसे हम लोग कहते हैं वो दूसरी परंपरा इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल जब इतिहास लिखने गए तो उन्होंने संस्कृत की परंपरा के साथ में हिंदी साहित्य का कोई रिलेशन बनता है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो लोकल लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज के साहित्य को तो उन्होंने रखा साहित्य के इतिहास में, लेकिन लोकल जो देशज भाषाएं हैं हिंदी भाषी क्षेत्र की, देशज बोलियां हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र की, उनका कोई संस्कृत साहित्य से कोई संबंध भी बनता है इसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पर ध्यान दिया और इसको जोड़ा। शुक्ल जी ने तथ्यों पर बहुत जोर दिया। तथ्य बहुत महत्वपूर्ण थे शुक्ल जी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए तथ्य और आख्यान बहुत महत्वपूर्ण थे। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण थी। शुक्ल जी के लिए आख्यान महत्वपूर्ण नहीं थे। मैं अभी आपके लिए ये स्थिति कर सकता हूं कि मैं ये जो बातें आपसे मैं 1-1 घंटे में करता हूं ना, ये मैं एक लिस्ट बना के आपसे मैक्सिमम 5 या 7 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और वो एकदम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्धति होगी। मैं तथ्यों को 1 2 3 4 5 6 करके आपके सामने पेश कर दूं। लेकिन भारत की परंपरा वह नहीं है। भारत की परंपरा आख्यान की परंपरा भी है। भारत में हर कोई चीज अपने एक आख्यान, अपने एक नैरेटिव के साथ आती है। हमारे यहां नैरेटिव पसंद किया जाता है। आख्यान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहां। इसलिए आचार्य शुक्ल की परंपरा से भिन्न हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस चीज पर जोर दिया वो यह कि अगर साहित्य की आलोचना का विकास होना है तो उसे आख्यान और तथ्य इन दोनों का ही इस्तेमाल करना होगा। आख्यान भी महत्वपूर्ण है, यानी लोग कैसे कहते हैं, उसकी शैली क्या है, कहने का तरीका क्या है, लोगों ने तथ्यों को कैसे रचा, किस शैली में रचा। आचार्य शुक्ल के लिए कार्य कारण संबंध महत्वपूर्ण था, जिसे हम लोग विधेयवाद कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कार्य कारण संबंध से अलग हटकर भी चीजों को सामने रखा। और जो चीज सामने रखी वो क्या थी? वो थी डायलेक्टिकल पद्धति। हजारी प्रसाद द्विवेदी हर चीज को डायलेक्टिकली देखते हैं। आचार्य शुक्ल डायलेक्टिकली नहीं देखते। इसलिए आचार्य शुक्ल जब मध्यकाल में जाते हैं, में दाखिल होते हैं, तो उनके लिए तथ्य महत्वपूर्ण है, खाली आख्यान महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए संस्कृति के दूसरे रूप महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए राजनीति भी महत्वपूर्ण है, आख्यान भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए
देशज भाषा भी महत्वपूर्ण है, देशज कल्चर भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए शिक्षित भी महत्वपूर्ण है और अशिक्षित भी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक भिन्न परंपरा को निर्मित करते हैं, जिसे नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा के नाम से स्थापित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने साहित्य और लोकप्रिय साहित्य इन दोनों को ही समान रूप से महत्व दिया। मसलन उनके लिए प्रेमचंद जितने महत्वपूर्ण है उतने ही देवकीनंदन खत्री भी महत्वपूर्ण है। उसके पहले शुक्ल जी के यहां देवकीनंदन खत्री उपन्यासकार नहीं है, उपन्यासकार प्रेमचंद है। उनके लिए जनप्रिय साहित्य और साहित्य इन दोनों के बीच में एक फर्क है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस फर्क को नहीं मानते। कालांतर में यही चीज सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर में एक बड़ी थ्योरी के तौर पर विख्यात हुई। पश्चिम के लोग नहीं जानते थे, पश्चिम की बहुत सारी चीजों को सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का स्कूल उस समय पैदा भी नहीं हुआ था जब यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य के दृष्टिकोण में पेश की। सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर का दृष्टिकोण जब सारी दुनिया में आया तो उसके बाद इस बात पर बहस हुई कि साहित्य और जनप्रिय साहित्य के बीच में फर्क न किया जाए। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी तो पहले ही 1938 में इस बात पर जोर देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक शुक्ल जी से भिन्न परंपरा तो है जिसका उन्होंने निर्माण किया है। वो ऐसी परंपरा नहीं है जिसको कि हम सीधे कहें कि ये शुक्ल जी की परंपरा का विकास है। एक और चीज है जो को बहुत ज्यादा मार्के की है। आचार्य शुक्ल के सामने भी यह स्थिति थी कि उनके सामने विश्व युद्ध हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध का अनुभव था उनके सामने। लेकिन आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि में विश्व युद्ध का कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता। इसके विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि के केंद्र में दो दो विश्व युद्ध और उनका रिफ्लेक्शन आता है। और यही वजह है कि वे ह्यूमन राइट्स को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और आज की डेट में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन आया बाद में, विश्व युद्धों के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 48 में अडॉप्ट किया उसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन पहले हिंदी के आलोचकों में से पहले आलोचक जो कि मानवाधिकार को साहित्य का बुनियादी आधार बनाते हैं, अपनी इतिहास दृष्टि का बुनियादी आधार बनाते हैं। मेरी एक किताब है, मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें, छोटी सी किताब है और वो किताब साहित्य का इतिहास दर्शन के नाम से है। मैं नॉर्मली अपने लेक्चर में मैं अपनी किताब का जिक्र नहीं करता, मुझे प्रचार नहीं करना है। सस्ती किताब है, वो मिल जाएगी आराम से आपको। उस किताब पर मुझे सबसे बड़ा ट्रिब्यूट मुझे अपने गुरुजी से मिला। उन्होंने बहुत प्रशंसा की मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नामवर जी ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक के पढ़ने के पहले उन्होंने उस लेख को पढ़ा जो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा था। मैंने इस बात को अंडरलाइन किया, जो कि आलोचना में नॉर्मली अंडरलाइन पहले नहीं किया गया, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि का आधार मानवाधिकार है। उनकी आलोचना का आधार मानवाधिकार है और इस आधार पर उनकी आलोचना को देखा जाना चाहिए। और यही वो जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कालांतर में नामवर सिंह की आलोचना में विकसित होता है। हम लोगों की आदत ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स पॉलिटिकल मामला है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आएगा कैसे? लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो सिर्फ मार्क्सवाद आएगा, प्रगतिशील आलोचना आएगी। दूसरी परंपरा की जो खोज नामवर जी ने की और जिसको कि उन्होंने अपने तरीके से रखा,
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मानवतावाद और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगर मुझसे कोई पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास के केंद्र में क्या चीज है, आप लोगों में से अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके उपन्यास जरूर पढ़े होंगे, वो अनाम दास का पोथा हो या पुनर्नवा हो या बाणभट्ट की आत्मकथा हो या और भी दूसरी जो चीजें हैं वो पढ़ी होंगी, पढ़े होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास के केंद्र में सिर्फ दो चीजें हैं, रोमांस और प्रेम। एक तरफ मानवतावादी दृष्टिकोण और दूसरी तरफ रोमांस और प्रेम, इन दो को उन्होंने इतिहास के बुनियादी आधार के तौर पर विकसित किया। और यही वो जगह है जहां पर कि वे अपने को रामचंद्र शुक्ल से अलग करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों की परंपरा से जिस साहित्य के इतिहास की शुरुआत की और उसे नेशनलिज्म से जोड़ के देखा था, इससे वो एकदम अपने को अलग करते हैं। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण की कोटियों को नहीं माना। उन्होंने इस वीरगाथा काल से साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है, इस बात को नहीं माना। आचार्य शुक्ल की जो साहित्य दृष्टि थी उसका प्रेरणा स्रोत था छायावाद। प्रगतिवाद शुरू हुआ था, छायावादी सबको प्रभावित कर चुके थे। शुक्ल जी भी प्रभावित थे, उनका दृष्टिकोण भी इससे प्रभावित था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के लेखकों से प्रभावित होने की बजाय प्रगतिशील लेखकों से प्रभावित होना जरूरी समझा। तो शुक्ल जी जिस छायावाद हजारी प्रसाद द्विवेदी उससे आगे निकल जाते हैं और वो प्रगतिशील आंदोलन और उसके दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। वे कृति और कृतिकार पर विचारधारा के आधार पर आलोचना लिखते हैं और यह कृति और कृतिकार की विचारधारा के आधार पर आलोचना लिखने की नींव सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डाली। और इसका कारण, एकमात्र कारण, प्रगतिशील आंदोलन। एक अन्य चीज जो कि ज्यादा जरूरी चीज लगती है मुझे कि उस पर बातचीत की जानी चाहिए, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वो हिंदी साहित्य की भूमिका में। उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदी भाषा और उसकी जो बोलियों का साहित्य आचार्य शुक्ल ने जिस तरह से उसका ढांचा बनाया, उसमें उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि हिंदी भाषा जो है और उसकी जो बोलियों का साहित्य वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से प्रभावित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, हिंदी भाषा और उनकी बोलियों का साहित्य बंगला, उड़िया, मराठी, इन तमाम भाषाओं के साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो साहित्य की नई सीमाएं कहां से शुरू होंगी? पुराने कैटेगराइजेशन से शुरू होंगी कि हिंदी को हिंदी के संदर्भ में देखो, हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलियों के संदर्भ में देखो, या नए संदर्भ में शुरू होंगी? मसलन अगर आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है तो आधुनिक हिंदी के विकास में बंगला का क्या असर है, मराठी का क्या असर है? कोई असर है? अगर असर है तो उसका जिक्र होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, असर है।
हिंदी में जो उपन्यास है ना, हिंदी में कैसे उपन्यास लिखे जाते थे पहले? हिंदी में जो उपन्यास आ रहे थे उनमें अधिकतर उपन्यास वे अय्यारी और रोमांस के उपन्यास थे। गोपाल राम गहमरी और देवकीनंदन खत्री और दूसरे तमाम लोगों ने जो उपन्यास लिखे थे उसमें राधा मोहन गोस्वामी भी शामिल हैं। तो इस ज्यादातर उपन्यास जो थे वो एकदम उपन्यास थे। और एक उपन्यास की परंपरा वह भी थी जो कि ट्रांसलेशन के फॉर्म में आ रही थी, जिसमें अंग्रेजी के सबसे प्रचलित पॉपुलर जो बाजारू उपन्यास थे उनका ट्रांसलेशन बड़े पैमाने पर हो रहा था और हिंदी में आ रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस तरह के उपन्यासों को लेकर बहुत तीखी आलोचना लिखी और कहा कि इससे तो अच्छा है उपन्यास न छापे जाएं और इन उपन्यासों के अनुवाद पे जो पैसा खर्च होता है वो किसी और काम में, शिक्षा के काम में लगा दिया जाए, क्योंकि घटिया उपन्यास ट्रांसलेट होकर खूब आ रहे थे। ये जो घटिया अंग्रेजी के उपन्यास ट्रांसलेटेड होकर जो आ रहे थे, ये परंपरा हिंदी ने बंगला से ली। बंगला परंपरा थी, बड़े पैमाने पर बंगला में घटिया उपन्यास ट्रांसलेट होकर अंग्रेजी से बंगला में आए। सबसे पहले सब बाजारू जो अंग्रेजी के उपन्यास हैं, जिसे हम पॉकेट बुक्स उपन्यास कहते हैं, वो पॉकेट बुक्स उपन्यास सबसे पहले उस जमाने में मराठी में आए, हिंदी में बाद में आए। हिंदी में असर बाद में पड़ा इसका। मराठी के एक बहुत बड़े आलोचक हैं और वो भारतीय साहित्य के भी बहुत बड़े आलोचक हैं, काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े। बहुत ही शानदार आलोचक और लेखक हैं। उनका 1905 में लिखा गया एक निबंध है उपन्यास के नाम से, मराठी में उसे कहते हैं कादंबरी। 1905 में लिखे गए निबंध में काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े इस तथ्य की ओर ध्यान खींचते हैं कि बड़े पैमाने पर भारत में जो उपन्यास पश्चिम से आ रहे हैं उसमें मराठी साहित्य का खास तौर पर जिक्र करते हैं। वहां अधिकतर वे उपन्यास आए जो कि उपन्यास घासलेटी उपन्यास हम जिसे कहते हैं, बाजारू उपन्यास कहते हैं, वो ट्रांसलेट होकर आए। उपन्यास का जो कॉन्सेप्ट आया वो भी अंग्रेजों से ही आया, जिसे हम उपन्यास कहते हैं। वो हमारी भारतीय आख्यान परंपरा के अनुकूल नहीं था। इसमें हम लोग कभी बाद में देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो। लेकिन मैं जो चीज रखना चाहता हूं यह कि हिंदी में जो आरंभ में जो घासलेटी उपन्यास आए, बाजारू उपन्यास आए, या ये रहस्य, रोमांस और अय्यारी के उपन्यास आए, इन उपन्यासकारों के ऊपर अंग्रेजी के उपन्यासों का बहुत गहरा असर था, और खासतौर बाजारू उपन्यासों का गहरा असर था। इसकी कभी हमने चर्चा नहीं की। हमें देवकीनंदन खत्री तो पसंद है, लेकिन हमें देवकीनंदन खत्री पर पश्चिम के बाजारू उपन्यासों का क्या असर है, इस पर हमने कभी विचार विमर्श ही नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां कोई तुलनात्मक ढंग से देखने का कोई शास्त्र ही नहीं है। जिन लोगों ने देवकीनंदन खत्री के बारे में लिखा, एकमात्र प्रदीप सक्सेना है जिन्होंने के देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों पर बहुत अच्छा काम किया और एक जमाने में लिखा उन्होंने, और उसको लेकर एक समय पे राजेंद्र यादव ने हंस में एडिटोरियल तक लिखा प्रशंसा में, कि कैसे साम्राज्यवाद विरोध की चेतना उन उपन्यासों में है। ये एक पक्ष है उसका, लेकिन यह पक्ष अभी तक अनुत्तरित है कि पश्चिम के जो बाजारू उपन्यास भारत में आए अनुदित होकर, उनका इन पर क्या असर था। इनका कोई अध्ययन नहीं है हमारे बीच में। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य पर विचार करें, उसके किसी भी जेनर पर विचार करें, उसकी किसी भी समस्या पर विचार करें, तो हम ये देखें कि उसका बंगला से, उड़िया से, मराठी से,
और दूसरी भाषाओं से क्या संबंध है? हमने यह संबंध स्थापित करने की कोशिश ही नहीं की। यह चिंता की चीज नहीं है। यह चिंता की चीज नहीं कि राजा राममोहन राय के रिफॉर्म मूवमेंट का, ईश्वरचंद विद्यासागर के रिफॉर्म मूवमेंट का भारतेंदु पर या 19वीं शताब्दी के साहित्य के लेखकों पर असर क्यों नहीं पड़ा? जबकि ज्यादातर समय, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र कलकत्ते में ही रहते थे, आते जाते रहते थे। कलकत्ता एक जमाने में हिंदी के प्रेस का सबसे बड़ा केंद्र था। इसके बावजूद उन्नीसवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण इशू था सती प्रथा का विरोध। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या ये प्रश्न ही गायब है? चिंता होगी। अब ये मत कहिएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में तो सती नहीं होती थी क्योंकि तथ्य इसकी पुष्टि नहीं करते। मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो बात कही कि हम पड़ोसी भाषाओं के साहित्य को पढ़ें तो उसके साथ में हिंदी के संबंध को देखें, और हिंदी को पढ़ें तो पड़ोसी भाषाओं के साहित्य के साथ में उसके संबंध को देखें। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, ये कल्चरल एक्सचेंज के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप एक जो आंतरिक प्रक्रिया होती है सामाजिक जीवन में एक दूसरे के साथ में घुलने मिलने की, सीखने की, बदलने की, परिवर्तन की, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को भी समझने में इससे मदद मिलती है। उन्होंने एक बहुत ही मजेदार बात की तरफ ध्यान खींचा है। उनका एक फेमस कोटेशन है, अगर आप कहें तो मैं सुनाता हूं उसे। बहुत छोटा सा कोटेशन है। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः इस देश में इतिहास को ठीक अर्थ में कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक जैसा बना देने की प्रवृत्ति रही है। कुछ में दैवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है, जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि, और काल्पनिक रोमांस का आरोप करके उन्हें निजंदरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है, जैसे उदयन, विक्रमादित्य, हाल, जायसी के रतन सेन, रासो के पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना, फैक्ट्स और फिक्शन का अद्भुत योग हुआ है। कोटेशन बंद। यानी हम जब साहित्य का निर्माण करने जाते हैं, उपन्यास लिखने जाते हैं, कहानी लिखने जाते हैं, एपिक लिखने जाते हैं, तो कौन सी चीज के शिकार होते हैं हम? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से हम इतिहास नहीं बनाते, हम इतिहास नहीं लिखते। हम उसे देवी देवताओं की, राजा महाराजा की कहानी में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर निजंदरी कथाएं बना देते हैं उन्हें। मसलन अगर आप रामचरित मानस को देखना चाहें तो रामचरित मानस में इतिहास नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इतिहास नहीं मिलेगा। तो इतिहास के लिए कहां जाएं? इतिहास जानने के लिए इतिहास क्या था, कैसा था? हमारे यहां साहित्य का इतिहास के साथ में यह कंट्राडिक्शन रहा है कि हमारे यहां साहित्य रचते समय हमने इतिहास को छोड़ दिया है, और हमने क्या किया है? कल्पना और तथ्य और कहानी, इन तीन चीज को आप इंटीग्रेट किया है, और इसने मुश्किल खड़ी की है। इस बात की तरफ सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ध्यान खींचा, और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। आज भी हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते कि रामचरितमानस वो एक काव्य ग्रंथ है, वो इतिहास का ग्रंथ नहीं है।
लेकिन समाज के जेहन में उसे इतिहास के ग्रंथ के तौर पर उतार दिया गया है। लेखक ने उसे उसमें इतिहास के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। आप हिंदी के आलोचकों को यह चीज सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। यह एकमात्र हजारी साहब द्विवेदी की आलोचना में यह चीज मिलेगी आपको। और जो लोग, हमारे जैसे लोग जो उनकी आलोचना पढ़ के बड़े हुए हैं, हम लोग हंस के कहते थे, जब दूसरी परंपरा की खोज किताब आई तो हम लोग हंस के कहते थे कि सर आपने जो पुस्तक लिखी है नामवर जी से, कि उसमें एक मजेदार बात तो ये हुई कि आपने टैगोर की परंपरा से हम लोगों को जोड़ दिया। ये नरेश गोस्वामी जी पूछ रहे हैं इतिहास की भूमिका है, उस पुस्तक में है ये चीज उनके मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो पुस्तक है उसमें भी है। ये पद्धति और ये दृष्टिकोण उनका आदिकाल नामक पुस्तक में भी है, मतलब कई जगह ये चीज फैली हुई है। और जो मैंने अभी ये कोटेशन बोला ये बाकायदा उसमें है। उन्होंने एक और आलोचना की है जो बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। मैं वो फिर कोटेशन एक पढ़ रहा हूं। उनका कोटेशन है, कर्मफल की अनिवार्यता में, दुर्भाग्य और सौभाग्य की अद्भुत शक्ति में, के अपूर्व शक्ति भंडार होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यह ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा, तब भी इतिहास का कार्य नहीं हुआ। अंत तक ये रचनाएं काव्य बन सकी, इतिहास नहीं। अनकोट। मैं नरेश जी, मैं आपके लिए मैं बाद में आपको मैं बाकायदा इसका पेज नंबर और वगैरह मैं आपको लिख दूंगा, मैं पक्का, किताब का नाम भी। उन्होंने आगे लिखा है, कोट, जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथानकों में ऐसी घटनाओं को नहीं आने देता जो दुख परक विरोधों को उकसाएं, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों में भी करता है। सिद्धांततः काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कवि उचित नहीं समझता जो तथ्य और औचित्य की भावनाओं में विरोध उत्पन्न करे, दुखोद रेचक विषम परिस्थितियों, ट्रेजिक कंट्राडिक्शंस की सृष्टि करे। परंतु वास्तव जीवन में ऐसी बातें होती ही रहती हैं, इसलिए इतिहास आश्रित काव्य में ये बातें आएंगी ही। बहुत कम कवियों ने ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर जाने वाली बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है। यही कारण है कि इन ऐतिहासिक काव्यों के नायक को धीरोदात्त बनाने की प्रवृत्ति प्रबल हो गई है, परंतु वास्तविक जीवन के कर्तव्य, विरोध और आत्म प्रतिरोध जैसी बातें उनमें नहीं आ पाती। ऐसी बातों के न आने से इतिहास का रस भी नहीं आ पाता और कथानायक काल्पनिक पात्र की कोटि में आ जाता है। और ऐसे प्रसंगों को तो वे भरसक नहीं आने देना चाहता जहां कथानायक के नैतिक पतन की सूचना मिलने की आशंका हो। कोटेशन बंद। ये जो कोटेशन मैंने अभी नरेश जी बोला, उनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, राजकमल से छपी है ये पुस्तक। और ये दोनों कोटेशन उस पुस्तक के 49 और 50 पेज पर हैं। इस पुस्तक की भी एक मजेदार कहानी है। जब वो चंडीगढ़ में थे तो चंडीगढ़ में किसी पब्लिशर ने उनको, जो मुझे ये अपने गुरुजी से सुनने को मिली है, तो किसी पब्लिशर ने उनको बुक कर लिया गया विद्या के इतिहास की। हजारी साहब द्विवेदी ने कमिट कर लिया, उससे कुछ पैसे भी ले लिए और पुस्तक लिखी न जाए। सो धीरे धीरे करके एक सहयोगी क्रम में जो मिल जाता था उससे वो पुस्तक में कहते थोड़ा तू भी लिख दे, तू भी लिख दे। इस तरह से वो पुस्तक लिखी गई। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक जो कि 1952 में आई,
वो कई लोगों के सामूहिक प्रयास से लिखी गई, लेकिन वो पुस्तक है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं ये कि हमारे यहां साहित्य तो लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस चीज को अंडरलाइन करते हैं वो इतिहास नहीं है। और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण और मार्के की बात लगी। हम जो साहित्य को इतिहास सिद्ध करने में लगे रहते हैं ना, ये उन लोगों का इतिहास और साहित्य की आलोचना पढ़ते समय हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ये चीज है, ये दृष्टि है, इसको ध्यान में रखना होगा। एक आखिरी बात कह के मैं ये चीज खत्म करूंगा। मैं बातें बहुत सारी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में मेरा व्यक्तिगत तौर पर बहुत साम्य है जीवन का। वो भी ज्योतिषी थे, मैं भी ज्योतिषी था। वो भी ज्योतिष से आचार्य करके आए थे, मैं भी ज्योतिष से आचार्य। इसी वजह से जेएनयू में दाखला भी हुआ था। मेरा जब जेएनयू में दाखला हुआ तो उसमें दाखले में मेरे पास शास्त्री में सिर्फ 50% नंबर थे, और जेएनयू में 50% के विद्यार्थी के दाखले होने के चांसेस बहुत जीरो होते हैं। टेस्ट मेरा संयोग से बहुत अच्छा हुआ, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। 1 घंटा नामवर जी ने इंटरव्यू लिया और नामवर जी ने कहा कि पहला कोई विद्यार्थी आया हमारे सामने सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य करके आया, और सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य करके हिंदी में सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था, वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं जब जेएनयू पढ़ने गया था तो मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानता नहीं था, बहुत कम जानता था। मैंने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मथुरा में कहीं कोई किताब थी ही नहीं उनकी, ना डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में थी और ना कहीं और थी, मुझे मिली ही नहीं। आचार्य शुक्ल का इतिहास में पढ़ चुका था, और मैं बहुत सारी प्रगतिशील पत्रिकाओं में छपे हुए जो डिबेट थी साहित्य की आलोचना की, उस समय में उस डिबेट को जानता था, लेकिन मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नहीं जानता था। मुझे नामवर जी ने पूछा भी तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उस समय जो एक घटना घटी उसका मैं जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं। तो उन्होंने कहा देखो तुमने भी सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य किया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया था, वो हमारे गुरुजी थे। अच्छा हमको एक बात बताओ, तुम ज्योतिष को मानते हो? तो मैंने कहा मैं नहीं मानता। तो बोले जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूं। तो बोले यही बात मेरे गुरुजी ने कही थी, हम ज्योतिष जानते हैं, मानते नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पीएचडी में एडमिशन देना चाहते हैं, तुम ले लो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे एमए में एडमिशन चाहिए। हम ज्योतिष जानते हैं, मानते नहीं है। कोई भी आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास कोई भी आता था, और बाई चांस की बात थी, मैं जेएनयू जाने के पहले मैंने जो सबसे पहले जो पुस्तकें लिखी वो 2 ज्योतिष पर ही पुस्तक लिखी। द्विवेदी ने भी साहित्य की रचने के पहले सबसे पहले जो चीज लिखी वो ज्योतिष पर ही लिखी। मैंने अपने एमए के एडमिशन के टाइम पे बताया था ये, तो नामवर जी बड़े खुश हुए, बोले कि इतनी सिमिलरिटीज तो बहुत है भाई। जबकि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का खाली नाम भर जानता था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी। वो तो मैंने बाद में पढ़ा सब। हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण की सबसे जो मूल्यवान चीज जो मुझे लगी, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, एक सूर बहादुर थापा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, वो अभी मेरे दिमाग से उतर के मैं अभी जस्ट याद आया। उन्होंने पूछा था कि धर्मवीर ने जो कबीर संबंधी जो आलोचना लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बारे में कुछ आप। मैं एक चीज कहना चाहता हूं उस पूरे प्रसंग में, वो ये कि धर्मवीर जो है वो अपनी आलोचना में एकदम अनहिस्टोरिकल है। हमारे जो दलित के जो आलोचक हैं वो एकदम अनैतिहासिक दृष्टिकोण से कबीर को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर नामक जो पुस्तक लिखी है, उस कबीर नामक पुस्तक का जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है वो है कबीर का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट।
कबीर कोई एक आइसोलेशन में पैदा हुआ लेखक नहीं है। कबीर सिर्फ एक छिटक के कहीं से एक दलित लेखक नहीं है। कबीर एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में पैदा हुआ लेखक है। और यह हिस्टोरिकल प्रोसेस क्या है? क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दलित साहित्य के लोग नहीं मानते। उसकी एक दो झलक दे रहा हूं मैं। उसे उस कबीर पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन है उसकी ताकत का अंदाजा लगाएं हम लोग। जो नाथों और सिद्धों का साहित्य था, उस नाथों और सिद्धों के साहित्य की परंपरा के साथ में उसके विकास के क्रम में वे कबीर को देखते हैं। और आप मेरे कहने से कबीर नामक पुस्तक दोबारा पढ़िए और आप देखिए कि उसमें गुरु गोरखनाथ के बारे में क्या लिखा है उन्होंने। जिन दलितों के बारे में यह जाना जाता था और माना जाता था कि वे अनपढ़ होते हैं और जाहिल होते हैं, ज्ञान शून्य होते हैं, भक्त तो थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह स्थापित किया कि गुरु गोरखनाथ उस जमाने के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। यहां तक कि वे शंकराचार्य से भी बड़े विद्वान थे। नाथों और सिद्धों की परंपरा एकदम दलितों के लेखकों और सिद्धों की परंपरा से जुड़ती है। दलित जाति के लोग सबसे ज्यादा थे उसमें। नाथों और सिद्धों के साहित्य में मिलते हैं जो लेखक, जिनकी पृष्ठभूमि मिलती है, उसमें गुरु गोरखनाथ का जो ये जो चरित्र है कि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, ये चरित्र तो कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी में ही यह क्षमता थी कि जिसको उन्होंने अंडरलाइन किया कि वे उस जमाने में शंकराचार्य से भी बड़े विद्वान थे। कहां से देखेंगे आप कबीर को? कबीर को नाथों सिद्धों की उस समृद्ध ज्ञान परंपरा के क्रम में देखेंगे या उस परंपरा के क्रम में देखेंगे जहां ये दलित वंचित होते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है जिसे कि हम लोग समझ नहीं पाए। और फिर एक और चीज, एडवर्ड सईद ने एक प्रश्न उठाया है। क्योंकि ये बात चल रही है तो मैं उसे धर्मवीर वाली बात खड़ी कर दी है, तो इसलिए बोलना जरूरी है। सवाल यह है कि आप इस आइडेंटिटी के प्रश्न को, यानी कबीर दलित थे, आप आइडेंटिटी के प्रश्न को केंद्र में लाके आप जाना कहां चाहते हैं? दलित को दलित बनाए रखना चाहते हैं? चमार को चमार बनाए रखना चाहते हैं? जाना कहां चाहते हैं? एडवर्ड सईद ने कहा कि जब आइडेंटिटी के प्रश्न पर हम विचार करें या आलोचना में हम किसी भी प्रश्न पर विचार करें तो हमें यह सवाल उठाना चाहिए कि आखिर हम जाना कहां चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। धर्मवीर की आलोचना का लक्ष्य है कबीर को दलित सिद्ध करना, और यह एकदम गलत लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लक्ष्य ही अलग है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, उनके आलोचना के केंद्र में ह्यूमन राइट्स और मनुष्य है। वहां शुरुआत जरूर पृष्ठभूमि से होती है कि किस सामाजिक पृष्ठभूमि में लेखक पैदा हुआ है, लेकिन उसका लक्ष्य है मनुष्य की खोज करना और मनुष्य की सत्ता को स्थापित करना। वे कबीर के जरिए मनुष्य की खोज करते हैं और मनुष्य की सत्ता की सुपीरियरिटी स्थापित करते हैं। इसलिए जब आप आइडेंटिटी के प्रश्न पर दाखिल होते हैं तो सवाल यह किया जाना चाहिए कि आइडेंटिटी के प्रश्न पर विचार करते हुए आप जाना कहां चाहते हैं। धर्मवीर कबीर को दलित बनाना चाहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे मनुष्य बनाने के तौर पर और मनुष्य के तौर पर देखते हैं। एक लेखक मनुष्य की प्रक्रियाओं से कैसे गुजरता है और कैसे वो मनुष्य के उच्चतर बिंदु को प्राप्त करता है अनुभूतियों के स्तर पर, सृजन के स्तर पर, वह उनके चिंतन का, आलोचना का लक्ष्य है। जाहिर है कि जो दलित आलोचना है धर्मवीर की, वो आलोचना
वो मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई आलोचना नहीं है, वह जातिगत परिप्रेक्ष्य से लिखी गई आलोचना है, और वह एक तरह से आलोचना के ह्रास की सूचक है, वह आलोचना के विकास की सूचक नहीं है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उनके दिमाग में वह निबंध था रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो फेमस निबंध जिसने तहलका मचाया था, इतिहास क्या है और इतिहास की धारा क्या है। अनेक चीजें हैं ऐसी जो गुत्थम गुत्था कर रही हैं, लेकिन उसके केंद्र में कौन सी चीज है? मनुष्य और बेहतर मनुष्य। एक लेखक तो होता ही है, उसकी जाति भी होती है, उसका धर्म भी होता है, लेकिन लेखक मनुष्य भी होता है, और वो एक बेहतर मनुष्य होता है। क्या लेखक की रचना में बेहतर मनुष्य के मूल्य प्रतिबिंबित हुए, चित्रित हुए? कबीर की खोज करते समय उन्होंने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, और जिस चीज को रेखांकित किया, उन्होंने सिर्फ गोरखनाथ की परंपरा को ही रेखांकित नहीं किया, उन्होंने नानक की परंपरा के साथ में भी कबीर को जोड़कर देखा। तो धर्मवीर को तो ये समझ में नहीं आएगा, धर्मवीर को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहां अधिकतर जो लोग हैं उनका जो सारा का सारा जो जाति विमर्श है वो कबीर के पास आके रुक जाता है और खत्म हो जाता है। हमने नानक पर तो कभी केंद्र में रख के चर्चा ही नहीं की हिंदी भाषी क्षेत्र में। नानक और उनके साथ जुड़ी हुई परंपरा को केंद्र में रख के चर्चा करने का पहला प्रयास, एकमात्र प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। मेरे पास अभी किताब नहीं है, नहीं तो मैं आपको दर्जनों उदाहरण सुना सकता था उसके। हम कबीर की परंपराएं कहां से जुड़ती हैं और कहां से निकलती हैं। वो नाथ सिद्धों की साहित्य से भी जुड़ती हैं और वो नानक की परंपरा से भी जुड़ती हैं। इस मामले में निश्चित तौर पर ये जो दलित आलोचक हैं, ये बहुत ही मतलब जिसे कहें कि बहुत पीछे हैं। इनके पास सिर्फ जाति दृष्टिकोण है, और साहित्य का इतिहास, साहित्य की आलोचना जाति के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ी जा सकती और लिखी नहीं जा सकती। मैं पहले भी इस बात को शेयर कर चुका हूं, साहित्य में जाति नहीं होती, साहित्य में लिंग भी नहीं होता, साहित्य में सिर्फ मनुष्य होता है। साहित्य का लक्ष्य मनुष्य और बेहतर मनुष्य हासिल करना है, और यही बेहतर मनुष्य की खोज उसके इतिहास के जरिए, उसके सृजन के जरिए, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे कर्म का हिस्सा रही है। हमने क्या किया कि हमने पूरे के पूरे विमर्श को एक तरह से मुठभेड़ में कन्वर्ट कर दिया। हमारी आलोचना तो है ही नहीं, हमारे विनिमय नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर लिखते समय जो विनिमय की जो परंपरा है, विचार की जो परंपरा है, अखिल भारतीय परंपरा है, उसके संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन किया है। उन्होंने कबीर का मूल्यांकन सिर्फ हिंदी के क्षेत्र के संदर्भ में नहीं किया है, भारतीय साहित्य के संदर्भ में किया है, और यह बहुत बड़ी चीज है। और इसी अर्थ में हजारी प्रसाद द्विवेदी निश्चित तौर पर एक भिन्न वैकल्पिक परंपरा या दूसरी परंपरा का निर्माण करते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निर्धारित जो परंपरा है उसका एक तरह से विकल्प है। और ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि आलोचना को हम एक ग्रेजुअल विकास के तौर पर देखते हैं। शुक्ल जी की आलोचना के विकास के क्रम में ही उसे देखते हैं हम। आखिरी चीज, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, होता बढ़िया कि इस पर खूब बात होती, कि उपन्यास जो उनके तीनों हैं, वो तीनों उपन्यास फेमिनिस्ट एंगल से लिखे गए उपन्यास हैं। हिंदी के वो पहले बड़े लेखक हैं जो उपन्यास का जो ढांचा चुनते हैं, कहने का, उपन्यास को व्यक्त करने का जो ढांचा चुनते हैं,
वो प्रचलित जो उपन्यास का ढांचा जिसे प्रेमचंद ने बनाया था, जिसे यशपाल ने बनाया था, उस ढांचे से बाहर जाते हैं वो। क्योंकि प्रेमचंद के पास में, यशपाल के पास में जो उपन्यास का ढांचा है, वह ढांचा वह है जो कि ब्रिटिश लेखकों ने, ब्रिटिश उपन्यासकारों ने निर्मित किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इस उपन्यास के ढांचे को भारतीय आख्यान परंपरा से लेते हैं। भारतीय आख्यान परंपरा से वह उपन्यास ही नहीं लेते, उसका विषय भी लेते हैं, उसकी भाषा भी लेते हैं। इसलिए आप देखें कि उनके उपन्यास में खड़ी बोली हिंदी कम, एक ऐसी भाषा अधिक है जो कि संस्कृत निष्ठ हिंदी है और बड़ी प्रांजल हिंदी है। यह वह हिंदी नहीं है जिसकी प्रेमचंद ने रक्षा की और प्रेमचंद ने विकास किया। यह प्रेमचंद से भिन्न हिंदी है। यह वह उपन्यास का ढांचा नहीं है जिसको प्रेमचंद ने निर्मित किया। अगर आप उपन्यास का गंभीरता से अध्ययन करेंगे कि उपन्यास का जो ढांचा, जो पैटर्न, जो जेनर का पैटर्न प्रेमचंद ने हासिल किया, विकसित किया, वह पैटर्न वह था जो कि ब्रिटिश उपन्यासकारों ने निर्मित किया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी खाली उपन्यास ही नहीं लिखते, बल्कि उसके लिए एक नई आख्यान परंपरा में वो जाते हैं, और वो भारतीय आख्यान परंपरा है। उनके दृष्टिकोण की ये बुनियादी चीज है कि वो बार बार अपनी परंपराओं में जाते हैं और वहां से रस संचित कर कर लेकर आते हैं। उपन्यास के लिए भी वो कादंबरी की जो पुरानी परंपरा थी, आख्यान परंपरा थी, उस आख्यान परंपरा में वो दाखिल होते हैं। तो उनके उपन्यास, जो प्रचलित उपन्यास के मूल्यांकन की पद्धति और दृष्टि जो हिंदी में विकसित हुई, उसके जरिए वो उपन्यास नहीं पढ़े जा सकते। वे उपन्यास खड़ी बोली हिंदी के प्रचलित रूप में नहीं लिखे गए। उसमें खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल नहीं है, वहां रेणु की भी भाषा का इस्तेमाल नहीं है, वहां एक अलग किस्म की भाषा है। नहीं, नरेश जी, आप जो कह रहे हैं बात अपनी जगह ठीक है। वो जाति तो है, लेखक की जाति तो है, मैं चतुर्वेदी तो हूं, लेकिन मैं लिखते समय क्या मैं जाति होती है मेरी? लिखते समय मेरी जाति नहीं होती। जब मैं कोई रचना, साहित्य लिखता हूं, वो साहित्य वही है जिसमें जाति नहीं होगी। जाति की अनुभूति नहीं होगी। एक उदाहरण लें हम लोग बहस के लिए, थोड़ा सा और इसे इनरिच करें। मसलन अगर हम शीरी फरियाद प्यार करेंगे, एक लेखक शीरी फरियाद के इश्क पर, प्यार पर रचना लिखेगा और उसको परफॉर्म किया जाएगा मंच पर। तो कैसे परफॉर्म किया जाए, क्या करेगा वो? अगर मान लो मसलन नायक को नायिका का चुंबन लेना है, तो क्या वो चुंबन दिखाएगा? नहीं, वो कविता लिखेगा, वो चुंबन कविता में आएगा। वो उसके विरह में दुखी है, वो कविता में आएगा। तो ये जो उसके दुख का, उसके प्यार का, उसके चुंबन का जो कविता में रूपांतरण है, यानी जब आप उसको परफॉर्म देखते हैं, लैला मजनू का जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं मंच पर, तो वहां कविता चल रही होती है, अभिनय के साथ में कविता चल रही होती है, साहित्य होता है वो। वहां फिजिकल जो है उसके भाव मुद्राएं उस तरह से नहीं होते, वो साहित्य में रूपांतरित जब जो कोई चीज होती है, वहां जाति भी साहित्य में रूपांतरित होती है, वहां जेंडर भी साहित्य में रूपांतरित होने के बाद में कोई रचना, वो फिर साहित्य होती है। वहां सेक्स नहीं होता, वहां जेंडर नहीं होता। जब कालिदास की रचना पढ़ते हैं तो आप कालिदास की रचना पढ़ के साहित्य पढ़ते हैं। आप ये नहीं देखते कि मेघदूत में उसकी जाति क्या है, मेघदूत की।
अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हुए आपके दिमाग में जाति नहीं आती। इसलिए साहित्य का एक जेनर, एक मीडियम, वो एक ऐसा मीडियम है जहां के जाति, लिंग, धर्म, ये पहचान के जो रूप हैं जिन्हें कि हम दैनंदिन जीवन में रोज देखते हैं, ये अपने आप इनका लोप होता चला जाता है। ये रूपांतरण की उसकी ब्यूटी है। अन्यथा तो फिर साहित्य साहित्य नहीं रह जाएगा, फिर तो वो जाति का एक्सटेंशन हो जाएगा, धर्म का एक्सटेंशन हो जाएगा। साहित्य की ताकत वही है कि जहां ये चीजें गुम हो जाएं, रूपांतरित हो जाएं, और यही वह चीज मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाती है। और बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है, क्योंकि साहित्य इन दायरों के बाहर ले जाता है। अगर कबीर पढ़ने के बाद में अगर आप दलित रह गए तो कबीर की सबसे बड़ी असफलता है ये। कबीर पढ़ने के बाद में तो सबसे बड़ी सफलता यह होनी चाहिए कि आपको दलित बोध से कबीर मुक्त कर दे। मेरी एक विद्यार्थी कह रही है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, रीता चौधरी, अरे मैं जानता हूं कि लोग अपने अभी रसोई भी बना रहे हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं, इसलिए मैं रसोई बनाने देता हूं आप लोगों को, और मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।